Okay, students, so up till last lecture, we have discussed about binary trees and its various variants, and we have discussed the heaps and its application in the sorting. Okay, so this was the last which we have discussed. Today we will be discussing a new variant of the binary search tree, that is the AVL trees or AVL search trees. Okay. So we'll discuss their basic concepts, the basic operations over the AVL search trees, insertion and deletion, and then we will use these operations to construct an AVL search tree from the given item list. So this will be our objective. Like we have developed a BST from a given set of keys. So ultimately, we'll also be making an AVL search tree from the given set of data items or given set of keys. Is it clear? Students, someone? Sir. Yes, sir. Okay. So let us start with the introduction of the AVL search trees. To introduce the AVL search trees to you, I will be taking one example. Okay. Suppose you consider the elements A, B, C, D means elements of the alphabet. Suppose these are our keys. And we want to insert these keys into a binary search tree. यानी कि BST में हम इनको जो है इंसर्ट करेंगे. ओके, इन द गिवन सीक्वेंस, यानी कि सबसे पहले ए को इंसर्ट करेंगे, फिर बी को इंसर्ट करेंगे, फिर सी को, फिर डी को, एंड सो ऑन. सो कैन यू मेक व्हाट काइंड ऑफ ट्री विल बी फॉर्म्ड? जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ट्री will be formed. So if you will look at the BST formed will be of this form. Is it or not, class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, because first we will be inserting A, so A will be inserted. Then when we will be inserting B, because B is greater than A, so we'll go to its right. So right में A के हम B को insert करेंगे. Then when we are going for C, so A से बड़ा है तो right में आएंगे, but right खाली नहीं है, B है, so B के right में जाएंगे, B का right खाली है, तो C यहाँ insert हो जाएगा. So इस तरह से जब हम इन सारे elements को insert करेंगे, तो ये सारे elements right में आते चले जाएंगे. So we will be forming a right skewed binary tree. Okay, so you can observe that the resultant binary search tree is a right skewed binary search tree. So yes, it is a binary search tree, but इस binary search tree में हम normally binary search tree किस लिए बनाते हैं? For searching the element, for an efficient search in the of the elements in the in a given list. Okay, और वहाँ हमारी search efficient क्यों होती है? क्योंकि binary search tree चूंकि एक binary tree है, तो अगर हमारा बाइनरी ट्री में सब तरफ एलिमेंट्स हो, यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर हो, तो उसमें मेरे कितने लेवल्स होंगे? अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास log n बेस 2 नंबर ऑफ लेवल्स होंगे. सो दिस विल बी द नंबर ऑफ लेवल्स अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं तो. इज इट? सो इसी वजह से हमारी जो सर्च है वो एफिशिएंट हो जाती है. बट अगर आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ मुझे किसी एलिमेंट को सर्च करना हो तो क्या होगा? सपोज आई वांट टू सर्च Z, सो आई हैव टू गो फर्स्ट टू A, देन कंपेयर इट, उसके बाद राइट में जाएंगे, फिर B, फिर C से कंपेरिजन होगा. सबसे कंपेरिजन होते तो लास्ट में आकर के मुझे मेरा Z मिलेगा. क्यों? क्योंकि इस BST में कितने लेवल्स हैं? इस BST में n लेवल्स हैं. इस BST में मेरे n लेवल्स हैं, जबकि होने कितने चाहिए? log n बेस 2. लेकिन वो कब होते हैं? जब मेरा बाइनरी सर्च ट्री एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, यानी कि उसमें लेफ्ट में भी एलिमेंट्स हैं, राइट में भी एलिमेंट्स हैं. यहाँ मेरे n लेवल्स क्यों बने? क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक ही साइड, अगर कुछ एलिमेंट लेफ्ट में भी जाते, ठीक है, यानी कि यहाँ मुझे सीक्वेंस अगर कुछ और दिया हुआ होता तो मेरा बाइनरी सर्च ट्री कुछ और बन सकता था. उसमें मेरे नंबर ऑफ लेवल्स, अगर कुछ लेफ्ट में भी जाते एलिमेंट, कुछ राइट में जाते, तो मेरे नंबर ऑफ लेवल्स यहाँ रिड्यूस हो जाते, और नंबर ऑफ लेवल रिड्यूस हो जाते तो मेरा सर्च का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है. यानी कि BST के केस में जो हम सर्च इंप्लीमेंट करते हैं वो एफिशिएंट तभी है जब मेरा BST इस तरह का राइट स्क्वीड, या एक डायरेक्शन में ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में कम एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस तरह का ना हो. इट इज़ ए बैलेंस्ड वन. ये बैलेंस हो, यानी दोनों तरफ लगभग इक्वल एलिमेंट्स अगर हो, तभी जो है मेरा BST जो है log n बेस 2 मेरा सर्च टाइम जो है देगा. इज इट क्लियर और नॉट, क्लास? Yes, sir. BST के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये समझ में आ गई? इज इट? सो यानी कि अगर मुझे अपने सर्च को एफिशिएंट रखना है, सो इट देयर अराइज ए नीड टू मेंटेन द बाइनरी सर्च ट्री
टू बी द बैलेंस, टू बी ऑफ द बैलेंस्ड हाइट। बैलेंस्ड हाइट से हमारा मतलब क्या है कि लेफ्ट में भी एलिमेंट हो, राइट में भी, यानी कि उसकी जो मिनिमम हाइट पॉसिबल है वो होनी चाहिए, यानी कि उसकी हाइट को हमें मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज करके रखना है। इज इट? सो एज बाय डूइंग सो it is possible to obtain order log n base 2 worst case time complexity for the search operation। मींस हमें BST को क्या करना है अब? बैलेंस, क्योंकि BST में जब हम इंसर्ट करते हैं, BST का जो स्ट्रक्चर है दैट सिंपली डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ कीज, कि किस सीक्वेंस में आपके पास कीज आ रही हैं, उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा। मान लीजिए मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये कीज आ रही हैं, तो मेरा एक राइट स्क्यूड ट्री बन जाएगा। इस तरह से अगर सपोज ये मेरे पास कीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, नहीं जेड पहले आया होता, फिर वाई, फिर एंड सो ऑन, तो मेरे पास क्या है, एक लेफ्ट स्क्यूड ट्री बन जाता है। सबसे पहले जेड आता, फिर उसके लेफ्ट में वाई आता, वाई के लेफ्ट में एक्स आता, एंड सो ऑन। ओके, सो यानी कि मुझे जो है कीज के सीक्वेंस पे डिपेंडेंट है मेरा BST का स्ट्रक्चर। आई नाउ व्हाट आई वांट माय BST टू बी बैलेंस्ड वन, बैलेंस ऑफ द बैलेंस्ड हाइट। तो यानी कि इसको बैलेंसिंग करने की हम अब कोशिश करेंगे। सो AVL सर्च ट्रीज आर नथिंग but these are one of the popular balanced trees introduced in 1962. There are various variety of balanced search trees. AVL is not the single one. There are many varieties of the balanced search trees. Okay, so AVL is one of the most popular one. Okay, it was introduced in 1962 by three scientists, Adelson, Walensky, and Landis. So on the initial letter of the names of these scientists, A, V, and L, this tree has been named as AVL search tree. Is it okay? So what we understood, AVL search tree is nothing but it is a binary search tree. It is a binary search tree, but the property of this search tree will be that it will be of the balanced height. So it will follow certain restrictions which these scientists has suggested. So if any binary search tree follows those restrictions, that binary search tree will be known as the AVL search tree. So in concept we can understand that AVL search trees are nothing but they are binary search trees. Difference केवल क्या है, binary search tree का shape कैसा भी हो सकता है depending on in what order you are inserting keys into it, जबकि AVL search tree में हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करते हुए चलेंगे। Is it okay class? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we come to the definition of the AVL search tree. You can read this definition here. Simply an empty binary tree. अभी हम AVL search tree की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल AVL tree की बात कर रहे हैं। जैसे हमने डिफाइन किया था, हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स हैं, बाइनरी ट्री। बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर क्या है, बाइनरी ट्री। जब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, BST, बाइनरी सर्च ट्री। सो BST, एवरी BST इज ए बाइनरी ट्री, जिसमें की रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि छोटी सारी कीज लेफ्ट सब ट्री में, बड़ी सारी कीज राइट सब ट्री में, और ऐसा हर नोड पे होता है, तो उसको हम कहते हैं BST। ओके, सो अभी हम AVL ट्री की बात करते हैं, तो बाइनरी ट्री से हम रिलेट करेंगे इसको AVL ट्री को। ठीक है, सो एन एम्प्टी बाइनरी ट्री, अभी BST भूल जाइए, एम्प्टी बाइनरी ट्री इज एन AVL ट्री। यानी कि कोई भी एम्प्टी बाइनरी ट्री होगा तो वो AVL ट्री होगा, क्योंकि बेसिकली हमारे AVL ट्री क्या है, दीज आर हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्रीज। ओके, सो जब उसमें कोई नोड है ही नहीं, तो लेफ्ट या राइट में कोई इम्बैलेंसिंग है ही नहीं, तो यानी कि एम्प्टी बाइनरी ट्री क्या होंगे, AVL ट्री की तरह ट्रीट होंगे। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, ए नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री T इज एन AVL ट्री। अगर कोई नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री है तो उसको AVL ट्री हम कब कहेंगे, if and only if we assume that TL and TR to be the left and right subtree of the T. Okay, suppose मेरे पास एक रूट नोड है या कोई एक नोड है T, इसका जो भी लेफ्ट सब ट्री है दैट विल बी ट्रीटेड एज TL, इसका जो भी राइट सब ट्री है दैट विल बी ट्रीटेड एज TR। ठीक है, सो एंड HTL इज व्हाट, द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। सो HTL इज व्हाट, हाइट ऑफ द, यानी लेफ्ट में जो सब ट्री है उसमें कुछ लेवल्स होंगे, तो उसकी जो भी हाइट है, यानी कि केवल इस ट्री को कंसीडर कर रहे हैं विदाउट दिस नोड। सो ये जो लेफ्ट सब ट्री है इसकी हाइट क्या होगी, दैट इज HTL। Similarly, HTR is the height of the right subtree, height of the right subtree. So अगर ये heights हैं और हम ये assume करते हैं कि TL और TR, यानी कि TL left subtree and TR right subtree, these are AVL trees, means TL is height balanced,
टी आर इज हाइट बैलेंस्ड, यानी कि यहाँ कहीं पे कोई हमारा इम्बैलेंस नहीं है। और इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि हाइट ऑफ टी एल माइनस हाइट ऑफ टी आर is less than or equal to 1, then we say that this whole tree is an AVL tree. This whole tree is an AVL tree. यानी कि कंडीशन क्या है कि उसका ईच, सबसे पहले हमने बेसिक से स्टार्ट किया कि एम्प्टी बाइनरी ट्री इज एन AVL ट्री। अब एम्प्टी यानी कि जहां कहीं भी लीफ आएंगे, लीफ क्या होंगी, ऑलरेडी हाइट बैलेंस्ड होंगी। उसके बाद लीफ के बाद अगले ऊपर के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ऊपर का स्ट्रक्चर जो है AVL ट्री कब कहलाएगा, जब उसका लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस एक से ज्यादा ना हो। यानी कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है, एक। हो सकता है लेफ्ट की हाइट एक ज्यादा हो सकता है राइट की हाइट एक ज्यादा हो सकता है दोनों की हाइट बराबर हो। सो ओनली दीज थ्री कंडीशंस आर पॉसिबल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लास। Yes, sir. So meaning thereby HTL minus HTR. So this is a factor which is important to us. This is a factor which is important to us. So this factor is known as balance factor of the root node T. यानी कि अगर मुझे T का बैलेंस निकालना है तो मुझे क्या करना है, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट और इसके राइट सब ट्री की हाइट का डिफरेंस देखना है। That difference should not be greater than or equal to 1. It should be less than or equal to 1. Is it okay? So this is called balance factor. For AVL tree, the balance factor of any node can either be 0, 1 or -1. Is it or not? देखिए अगर हाइट लेफ्ट की ज्यादा है, राइट की कम है, यानी कि ये एक ज्यादा है, ये एक कम है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, +1। अगर दोनों की हाइट बराबर है तो क्या आएगा, 0। अगर राइट की हाइट ज्यादा है एक और लेफ्ट की हाइट एक कम है तो क्या डिफरेंस आएगा, इट विल बी -1। सो हियर यू कैन सी इन दिस डेफिनेशन we are taking the absolute value of HTL minus HTR. So that's why we are saying it is less than or equal to 1. अगर हम absolute value ना लें, so it can either be 0 in case both are equal. It can be 1 if the height of left is more. It will be -1 if the height of right is more. Is it okay, class? Yes, sir. Okay. So now we have understood what do we mean by AVL trees. Now we come to the definition of the AVL search tree. So AVL search tree is a binary search tree. जैसे AVL tree क्या था, it is a binary tree which is height balance. Similarly, AVL search tree is a binary search tree which is an AVL tree means which is an height balanced tree. यानी कि अगर मेरा बाइनरी सर्च ट्री हाइट बैलेंस्ड है तो वो क्या कहलाएगा, AVL सर्च ट्री। अगर मेरा बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है और वो हाइट बैलेंस्ड है तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल AVL ट्री। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इज इट? नाउ वी टेक some representation of the AVL search tree. So AVL search tree का representation अगर हम करने जाएं, so this representation is almost similar to what we have done for binary search tree. Okay, so binary search tree का हमने जो representation देखा है वही representation AVL search tree का। binary search tree का representation क्या है, वही है जो binary tree का representation है। Is it? यानी कि एक node होगा, नोड में एक इन्फो फील्ड होगी, उसका एक लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक राइट पॉइंटर होगा। सही इसी तरह से हमने बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट किया था। सो इट्स द सेम रिप्रेजेंटेशन वी हैव टेकन फॉर बाइनरी सर्च ट्री। नाउ द सेम रिप्रेजेंटेशन इज टेकन फॉर AVL सर्च ट्रीज एज वेल। बट AVL सर्च ट्री में और बाइनरी सर्च ट्री में क्या डिफरेंस है कि AVL सर्च ट्री हमारा हाइट बैलेंस्ड है। अब हाइट बैलेंस हम श्योर कैसे करेंगे कि है हर नोड पे हमारी हाइट बैलेंस्ड है, तो वो किससे होगा, वो बैलेंसिंग फैक्टर से होगा। सो दैट्स व्हाई every node in an AVL search tree will also register its balanced factor। यानी कि यहां पे क्या होगा, एक एडिशनल फील्ड और हो जाएगी जो क्या होगी, बैलेंस फैक्टर, which will be known as the balance factor। so यानी कि सारा रिप्रेजेंटेशन बाइनरी सर्च ट्री वाला ही है, बस केवल एक एडिशनल फील्ड हम लेंगे बैलेंस फैक्टर के लिए। और अगर हम इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो रेड से जो ये आपका बना हुआ है, दिस इज ए BST। अब देखिए C से छोटा इसके लेफ्ट में, C से बड़े D और G दोनों इसके राइट में। G से छोटा D था तो इसके लिए इसके लेफ्ट में आया, राइट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। सो इट इज बेसिकली ए बाइनरी सर्च ट्री। और मैंने इसके साथ यहाँ ग्रीन में क्या है, इसके बैलेंस फैक्टर रजिस्टर किए हैं, इनके बैलेंस फैक्टर लिखे हैं। बिकॉज A इज एन लीफ, सो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, 0। इसके राइट सब ट्री की हाइट क्या है, दैट इज ऑल्सो 0। सो 0 minus 0 is 0, so the balance factor of A is 0. So basically every leaf will be having the balance factor 0.
Okay, so that's why D is also having the balance factor 0. When I come to G, because G in its left subtree is having one level. Okay, so its height is 1. इसका जो राइट सब ट्री है दैट इज एम्प्टी, यानी कि वहां हाइट क्या है मेरी 0. सो 1 माइनस 0, लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट, 1 माइनस 0 इज 1. सो दैट्स व्हाई द बैलेंस फैक्टर ऑफ G is +1. Similarly, if I look at the balance factor of C, in the left subtree of C, there is only one level. There is only one level. So height of the left subtree of C is 1. And height of the right subtree of C is, there are two levels. एक लेवल ये है G पर और एक लेवल ये है D पर. So there are two levels. So its height is 2. So right की height 2 है, left की height 1 है. So 1 minus 2 is -1. So that's why balance factor of C is -1. So this is the representation of an AVL search tree. So ये binary search tree से कैसे डिफरेंस है? अगर मैं फिगर्स के टर्म्स में देखूं तो केवल मुझे बैलेंसिंग फैक्टर और लिखना है हर नोड के ऊपर, और वो बैलेंसिंग फैक्टर क्या होना चाहिए? 0, 1 या -1 में से कुछ होना चाहिए. -2 या +2 नहीं होना चाहिए. Is it clear, class? So I hope now you have Yes. understood what do we mean by AVL Yes, search sir. trees. Now we come to the different. Just 1 minute. Slide is not moving. Just 1 minute. So now we come to the operation on the AVL search tree. So अब देखिए AVL search tree का जो evolution हुआ है वो किस वजह से हुआ है? To make our search efficient. To make our search efficient. तो यानी कि searching is the main operation which we want to perform on AVL search tree. So let us see how we can perform a search over the AVL search tree. Any idea from any one of you? हम AVL search tree में search कैसे perform कर सकते हैं? Anyone? सर ट्रावर्सल यूज करके. ट्रेवर्सल यूज करके. अच्छा एक बात बताइए, बाइनरी सर्च ट्री में हम सर्च कैसे परफॉर्म करते हैं? अब तक तो बाकी क्लास में पढ़ लिया होगा. स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है? सर्चिंग इन एन एवीएल सर्च ट्री फॉर एन एलिमेंट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मेथड यूज्ड इन ए बाइनरी सर्च ट्री. यानी कि जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करते हैं बिल्कुल वैसे ही एवीएल सर्च ट्री में सर्च करेंगे. क्यों? क्योंकि AVL सर्च ट्री इज नथिंग बट इट इज ए बाइनरी सर्च ट्री. फर्क केवल कितना है कि बाइनरी सर्च ट्री में शेप पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. किसी भी तरह की शेप आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द की सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में कीज इंसर्ट हुई हैं. जबकि AVL सर्च ट्री में क्या होगा? वहां मेरी हाइट बैलेंस्ड होगी, हाइट ऑप्टिमाइज्ड होगी. इसके अलावा बाकी सब कुछ तो BST जैसे ही है. तो यानी कि जो BST का सर्च का मेथड है, द सेम मेथड कैन बी यूज्ड इन AVL सर्च ट्री. बट AVL सर्च ट्री में फायदा क्या होगा? क्योंकि इसकी हाइट मेरी ऑप्टिमाइज्ड है तो सर्च में मेरा टाइम कम लगेगा. मेरा जो सर्च ऑपरेशन है वो क्या होगा? एफिशिएंट होगा. इज इट और नॉट क्लियर? सो BST का मेथड, BST में सर्चिंग का मेथड क्या है? दिस वाज द एल्गोरिथम. वी विल कंपेयर द वैल्यू इन द रूट विद द डेटा टू बी सर्च्ड. यानी जो हमें डेटा सर्च करना है उसको सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे? रूट से. अगर मिल गया, अगर सेम डेटा है तो फाउंड, तो रिटर्न इट्स एड्रेस एंड स्टॉप, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे. ठीक है. और अगर मान लीजिए नहीं मिला, यानी कि उसके बराबर नहीं है, रूट के बराबर नहीं है, सो वी विल सर्च आइदर इन द लेफ्ट डायरेक्शन और इन द राइट डायरेक्शन. तो या तो लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे या फिर राइट सब ट्री में सर्च करेंगे. इज इट ओके? अब लेफ्ट में सर्च करेंगे, राइट में सर्च करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? ये इस बात से पता चलेगा कि डेटा टू बी सर्च्ड, यानी जिस डेटा को हम सर्च कर रहे हैं, दैट इज लेस देन द वैल्यू इन द रूट और नॉट. अगर वो रूट की वैल्यू से छोटा है तो हमें कहां सर्च करना है? हमें सर्च करना है लेफ्ट में. अगर वो रूट की वैल्यू से बड़ा है तो कहां सर्च करना है? राइट में सर्च करना है. अगर रूट की वैल्यू के इक्वल है तो यहीं से वापस हो जाएंगे क्योंकि हमारा डेटा एलिमेंट मिल गया, और स्टॉप करेंगे. इज इट ओके? क्लियर? सो BST का जो हमारा सर्चिंग का मेथड था, द सेम मेथड विल बी यूज्ड इन दी AVL सर्च ट्री. बेनिफिट हमें क्या है? क्योंकि AVL सर्च ट्री की हाइट ऑप्टिमाइज्ड होगी तो इस वजह से हमारा सर्चिंग में कम समय लगेगा. सर्चिंग विल बी एफिशिएंट. और AVL सर्च ट्री के पीछे हमारा पर्पस ही ये है कि वी कैन मेक आवर सर्च ऑपरेशन एफिशिएंट. इज इट ओके और नॉट क्लास? Yes, sir. Okay. So now we move to further operations. इंसर्शन. अब आप कहेंगे कि अभी तो हम सर्चिंग के लिए AVL सर्च ट्री बना रहे थे, तो सर्च हमने देख लिया, काम खत्म हो गया, वो हमारा ऑपरेशन एफिशिएंट हो गया. लेकिन
एवीएल सर्च ट्री को आप डेवलप भी तो करेंगे, मेंटेन भी तो करेंगे। तो एवीएल सर्च ट्री को डेवलप करने या मेंटेन करने के लिए हमें दोनों ऑपरेशन इसके देखने पड़ेंगे, इंसर्शन एंड डिलीशन। सो नाउ वी विल लुक एट द फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज द इंसर्शन इनटू एन एवीएल सर्च ट्री। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि एवीएल सर्च ट्री में इंसर्शन कैसे करेंगे। सो यहां आप देख सकते हैं, इंसर्टिंग एन एलिमेंट into an AVL search tree in its first phase is similar to that of a binary search tree। आपको पता है बाइनरी सर्च ट्री में हम कैसे इंसर्शन करते हैं। सो फर्स्ट फेज में उसी तरह से इंसर्ट करेंगे, यानी कि इससे एक चीज लगती है कि एवीएल सर्च ट्री में इंसर्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाइनरी सर्च ट्री में है, लेकिन इसमें कुछ और एडिशनल भी होगा, बिकॉज वी आर सेइंग फर्स्ट फेज। सो पहली फेज में हम जैसे बीएसटी में इंसर्ट करते हैं वैसे ही एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। बीएसटी में कैसे इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को, एनीवन रिकॉल करिए लीफ नोड पर। यस, कहां पर? हैं लीफ नोड पे। करते हैं उसके कौन से लीफ नोड पर? कौन से लीफ नोड पर? किस लीफ नोड पर ऐड करेंगे? जो सबसे आपकी आवाज नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर्ली। चलिए खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है रूट से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था बीएसटी में इंसर्शन जो है बिल्कुल सर्चिंग जैसा है, जैसे सर्च करते हैं वैसे ही इंसर्ट करने के लिए ऑपरेशन करते हैं। यानी रूट से शुरू करते हैं, रूट पे चेक करते हैं कि मेरा जो डेटा मुझे इंसर्ट करना है वो रूट से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो लेफ्ट में जा करके इंसर्ट करेंगे, और बड़ा है तो राइट में जा करके इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें खाली प्लेस नहीं मिल जाता, यानी कि जिस नोड को जहां भी हमें इंसर्ट करना तो हमें खाली प्लेस मिलना चाहिए। सो जहां तक खाली प्लेस नहीं मिलता, जहां तक हमें एलिमेंट मिलते रहते हैं, तब वहां तक हम लेफ्ट राइट चेक करते रहते हैं वेदर लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। बस मैंने आपको बताया था जो इक्वल वाले हैं वो किधर जाएंगे, राइट में जाएंगे। इक्वल वाले कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे। छोटे सब लेफ्ट में, बड़े और इक्वल सब राइट में। इज इट? सो व्हाट वी विल डू, विल क्रिएट ए न्यू नोड विद द गिवन डेटा। अब यहां मैंने चूंकि बीएसटी की जगह एवीएल सर्च ट्री के लिए कर रहा हूं तो मैंने एवीएल सर्च ट्री कर दिया है। ठीक है, सो इफ एवीएल सर्च ट्री इज एम्प्टी तो ऐड दिस न्यू नोड एज द रूट नोड ऑफ द एवीएल सर्च ट्री एंड स्टॉप। ठीक है, तो पहला नोड तो सीधे ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर मेरे पास एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी एवीएल सर्च ट्री है या बाइनरी ट्री है या बीएसटी है, सो आई विल कंपेयर द वैल्यू इन द रूट विद द डेटा ऑफ द नोड टू बी इंसर्टेड। यानी जिस डेटा को मुझे इंसर्ट करना है और रूट की क्या वैल्यू, उन दोनों को कंपेयर करूंगा एंड डिसाइड करूंगा कि वेदर नया नोड मेरा जो है वो लेफ्ट सब ट्री में ऐड होगा या राइट सब ट्री में ऐड होगा। लेफ्ट सब ट्री में कैसे ऐड होगा, अगर छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में ऐड होगा, बड़ा है तो राइट सब ट्री में ऐड होगा। ओके, तो अगर मेरा लेफ्ट सब ट्री डिसाइड किया तो आई विल गो टू द लेफ्ट सब ट्री एंड आई विल इंसर्ट द न्यू नोड देयर। अगर राइट सब ट्री डिसाइड किया तो आई विल गो टू द राइट सब ट्री एंड आई विल इंसर्ट द नोड देयर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। इज इट ओके क्लास? क्लियर है? अभी तक सब कुछ वैसा ही है जैसा बीएसटी में हो। लेकिन अगर बीएसटी जैसा ही हमें इसका इंसर्शन का प्रोसेस रखना था तो बीएसटी में क्या प्रॉब्लम थी? बीएसटी में प्रॉब्लम थी कि उसकी शेप पे हमारा कंट्रोल नहीं था। यानी कि मैं जो नया इंसर्शन कर रहा हूं इससे हो सकता है मेरा एक साइड हाइट बढ़ती चली जाए, एक साइड हाइट बढ़ती चली जाए, उससे मेरा ट्री क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। और अनबैलेंस्ड ट्री में क्या है, चूंकि नंबर ऑफ लेवल्स ज्यादा होंगे तो मेरा सर्चिंग का ऑपरेशन इनएफिशिएंट हो जाएगा। सो यानी कि फर्स्ट फेज यानी कि इंसर्ट करने के बाद मुझे चेक करना है कि मेरा ट्री बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है। सो इन द सेकंड फेज I will check the balance of the tree. So the same is written here. If after insertion of the element, the balance factor of any node in the tree is affected so as to render the binary tree as the unbalanced. और binary tree को हम unbalanced, इस BST को हम unbalanced कब कहेंगे? तब कहेंगे जब किसी भी नोड का फैक्टर +2 या -2 हो जाता है। हमारे नोड के फैक्टर क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। तो बैलेंसिंग फैक्टर केवल ये 3 वैल्यू ले सकता है किसी भी नोड के लिए। अगर ट्री में किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर इसके अलावा होता है, यानी कि +2 हो जाता है या -2 हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा ट्री क्या है, अनबैलेंस्ड है। देन वी हैव टू रन दी सेकंड फेज। यानी कि फर्स्ट फेज सफिशिएंट है अगर मेरा ट्री अनबैलेंस्ड नहीं होता है। अगर अनबैलेंस्ड होता है तो मुझे सेकंड फेज पे जाना पड़ेगा। सेकंड फेज में मैं क्या करूंगा, वी विल डू सर्टेन रोटेशंस।
सो दीज आर द टेक्निक्स बाय विच वी विल रीस्टोर द बैलेंस ऑफ द सर्च ट्री। क्योंकि देखिए जब मैंने इंसर्शन नहीं किया था तब तो मेरा ट्री बैलेंस था, इज इट? एवीएल सर्च ट्री था, मैं कह रहा हूँ एवीएल सर्च ट्री में इंसर्ट कर रहा हूँ तो एवीएल सर्च ट्री था, तो यानी कि ट्री ऑलरेडी बैलेंस्ड था। जैसे ही मैंने इंसर्शन किया, इंसर्शन करने की वजह से किसी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ गया, तो यानी कि इस इंसर्शन की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। सो अब इस इम्बैलेंस को मुझे क्या करना है, वापस रीस्टोर करना है। सो इम्बैलेंस को खत्म करना है और बैलेंस को वापस क्या करना है, रीस्टोर करना है। सो ये जिस टेक्निक से होगा वो टेक्निक्स क्या कहलाएंगी, रोटेशंस। सो विल लुक एट हाउ वी विल परफॉर्म दोज रोटेशंस। So just to illustrate, I will take again the same example. So you can see that it is a AVL search tree. Is it or not? It is an AVL search tree. Clear है कि नहीं? It is an AVL Yes, sir. search tree. Okay. अब इसमें अगर आप देखिए मैं एक नोड ऐड करता हूँ, सपोज H, मुझे H ऐड करना है, तो कहाँ पे आके ऐड होगा H? I will compare with C. C से बड़ा है, C से बड़ा है तो कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे। Is it? राइट में क्या है, G है, खाली नहीं है। अगर यहाँ खाली होता तो मैं H को यहीं पे इंसर्ट कर देता, इज इट? बट ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, तो यानी कि अब इस नोड से कंपेयर करेंगे H को, G से भी बड़ा है H, तो यानी G के भी कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, इज इट? G के राइट में गया H, और राइट G का क्या है, एम्प्टी है, खाली है, तो यानी कि H को यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ, इज इट और नॉट क्लास? Yes, Yes, sir. सो आई विल इंसर्ट H हेयर। मैंने H को क्या किया, यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब H को जब यहाँ इंसर्ट किया तो इसकी वजह से बैलेंसिंग फैक्टर नोड्स के बदलेंगे, कुछ नोड्स के बदलेंगे, कुछ के नहीं बदलेंगे। तो देखना यह है कि किन नोड्स के बदलेंगे और किन नोड्स के नहीं बदलेंगे। आप हमेशा देखेंगे जहां भी आप इंसर्शन कर रहे हैं वहां से लेकर रूट तक जो पाथ गया है, वहां से लेके रूट तक जो पाथ गया है, केवल उस पाथ पे बदल सकते हैं, बाकी किसी पर नहीं बदलेंगे। बाकी जितना भी ट्री होगा उसमें जो बैलेंसिंग फैक्टर होंगे दोज विल रिमेन अनइफेक्टेड। तो आपको क्या चेक करना है, केवल जहां इंसर्ट किया है वहां से रूट का जो पाथ है उस पर बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना। तो देखिए एच का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, ये तो क्लियर है, जीरो होगा, इज इट? ये क्या होगा, जीरो होगा। अब जी का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? देखिए डी के बैलेंसिंग फैक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जहां इंसर्शन किया है वहां से रूट के पाथ पर नहीं आता, ये उस पाथ से अलग है। वो पाथ कौन सा है, ये जहां मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, इज इट? आप देख सकते हैं जो पॉइंटर मूव कर रहा है, इज इट? सो यानी कि डी तो अनअफेक्टेड रहेगा। इफेक्ट किस पे आएगा, तो जी पे आएगा और सी पे आएगा। सो जी का बैलेंसिंग फैक्टर क्या हुआ बताइए, एनीवन? 0. जीरो, क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है और अब राइट सब ट्री की हाइट भी 1 है। पहले राइट सब ट्री की हाइट 0 थी तो इसीलिए 1 माइनस 0 करके प्लस 1 आ रहा था। अब लेकिन दोनों तरफ हाइट 1 1 है तो 1 माइनस 1 इज 0, सो इट विल बिकम 0, सो इट्स बैलेंसिंग फैक्टर विल बिकम 0। सी का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, देखिए लेफ्ट की हाइट -1. -1, यानी कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रहा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रहा। तो अब अगर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रहा, तो इसके ऊपर भी अगर कुछ नोड्स होते तो उन पे भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जहां फर्क पड़ेगा तो लगातार पड़ता जाएगा, ठीक है? जब एक बार ये जो है फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, यानी कि चेंज होना बंद हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आप देखिए सी की लेफ्ट की हाइट 1 थी, ठीक है, अब भी 1 ही है क्योंकि लेफ्ट पे आपने कोई चेंज किया ही नहीं। राइट की हाइट 2 थी। अब अगर यहाँ आपने एलिमेंट ऐड किया तो ये हाइट बढ़ भी सकती थी, घट भी सकती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी पे यहाँ कुछ ऐड करता तो ये हाइट बढ़ जाती, लेकिन ये चूंकि जी के राइट में ऐड हुआ और जी के लेफ्ट में ऑलरेडी एक चाइल्ड था, तो यानी कि इससे ऐड तो हुआ मगर हाइट नहीं बढ़ी, इज इट? तो यानी कि जब इसके राइट की हाइट भी चेंज नहीं हुई, लेफ्ट की हाइट भी चेंज नहीं हुई, तो ऑब्वियसली बात इसका बैलेंसिंग फैक्टर भी चेंज नहीं होगा। और इसके ऊपर अगर कुछ और होगा तो उसकी सिचुएशन भी वही रहेगी, क्योंकि राइट में आपने इंसर्ट किया, अगर हाइट चेंज होती तो राइट में चेंज होती, इज इट? तो यानी कि कहां पे फर्क पड़ेगा, केवल जहां आपने नोड इंसर्ट किया वहां से लेके जो रूट तक पाथ गया है वहां फर्क पड़ेगा उस पाथ पर। और जहां तक फर्क पड़ेगा, जहां तक चेंज होता जाएगा वहां तक चेंज करेंगे, जहां चेंज होना बंद हो जाएगा उसके ऊपर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so now I am removing this because I don't have to add this H, I have to add something else. Okay. So I have just shown you in this case because ट्री का किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर +2 या -2 नहीं हुआ था, तो यानी कि इसके इंसर्शन के बाद भी मेरा ट्री बैलेंस्ड था। ओके, सो इस वजह से मुझे सेकंड फेज की आवश्यकता नहीं पड़ी। इज इट ओके? नाउ आई विल बी गोइंग फॉर इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट ई, इंसर्टिंग एन एलिमेंट ई।
अगर ई को इंसर्ट करूं तो कहां करूंगा? सी से कंपेयर करिए, सी से बड़ा है तो सी के कहां आएगा? राइट में आएगा। सी के राइट में जी है तो जी से कंपेयर करना पड़ेगा। जी से छोटा है तो कहां आएगा? जी के लेफ्ट में आएगा। ओके, तो जी के लेफ्ट में आएगा, जी का लेफ्ट भी खाली नहीं, जी के लेफ्ट पे क्या है? डी है, तो डी से कंपेयर करेंगे। डी से बड़ा है तो डी के राइट में आना चाहिए, इज इट? अब डी का राइट खाली है मेरे पास, तो मैं कहां ऐड करूंगा ई को? डी के राइट में ऐड करूंगा, इज इट? इसको कहां ऐड करूंगा? डी के राइट में, तो ऐड कर लीजिए। ई को मैंने डी के राइट में ऐड किया। अब चूंकि ई को मैंने ऐड किया तो ई से लेके रूट तक जो पाथ है उस पाथ पे मेरे क्या है? बैलेंसिंग फैक्टर चेंज हो सकते हैं, और वो चेंज फैक्टर मैंने दिखाए भी है। देखिए ई का तो 0 होगा, इज इट? डी का देखिए पहले 0 था क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट दोनों खाली थे, लेकिन अब डी का लेफ्ट तो खाली है लेकिन राइट पे हाइट 1 आ गई, इज इट? सो 0 - 1 इज -1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया। ओके, सिमिलरली जी का बैलेंसिंग फैक्टर देखिए, इसके राइट की हाइट 0 थी, अब भी 0 ही है, लेकिन लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 1 और 1 2 लेवल हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके ये किस में ई कहाँ ऐड हुआ? जी के लेफ्ट सब ट्री में ऐड हुआ है और डी के राइट सब ट्री में ऐड हुआ है, इज इट? सो जी का लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? वो 1 बढ़ गई, देखिए 1 और 1 2 लेवल हो गया, इज इट? तो 2 - 0 इज 2। सो जो बैलेंसिंग फैक्टर पहले 1 था, केवल डी था इधर, क्योंकि इसकी हाइट 1 थी, इसकी हाइट 0 थी, जो बैलेंसिंग फैक्टर 1 था अब क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि अब लेफ्ट में हाइट क्या होगी? 2 हो गई, और राइट में हाइट 0 ही है, तो यहाँ आप देखिए 2 हो गया। उसके बाद फिर सी पे चेक करेंगे, आप देखिए सी के लेफ्ट की हाइट 1 है, बट राइट की हाइट 1 2 थी पहले, अब क्या होगी? 1 2 और 3, सो 1 - 3 इज -2, सो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया? -2। सी का बैलेंसिंग फैक्टर हो गया -2। तो आप देखिए दो जगह पे मेरा डिस्टर्बेंस हो गया, जहां कहीं भी मेरा किसी नोड पे +2 या -2 आ गया, इसका मतलब वहां मेरा डिसबैलेंस हो गया, यानी कि अब मेरा ट्री क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया। जब अनबैलेंस्ड हो गया, सो आई नीड टू रन दिस सेकंड फेज, आई नीड टू रन दिस सेकंड फेज, दैट इज द रीबैलेंसिंग, या रोटेशंस हम करेंगे जिससे कि हम इसको रीबैलेंस कर सकें। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. So we have seen that how to insert into an AVL search tree, और उस इंसर्शन के बाद अगर मेरा बैलेंस बना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे खत्म करेंगे काम को, ठीक है? और अगर बैलेंसिंग डिस्टर्ब होती है तो मैं उसको रीबैलेंस करने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम रीबैलेंस कैसे करेंगे? तो रीबैलेंस हम रोटेशन से करेंगे, सो वी विल गो फॉर दी रोटेशंस। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे वही फिगर ली है जो मैंने अभी ई ऐड किया था, तो उसी से जो चेंज हुए देखिए जी पर +2 और सी पर -2, तो वही फिगर यहाँ ले लिए। सो अब ये मेरा अनबैलेंस्ड ट्री है, ठीक है? अनबैलेंस्ड एवीएल सर्च ट्री है, तो अब मुझे इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। जब भी मैं किसी ट्री को बैलेंस करने जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले चेक करना होता है कि मेरा इम्बैलेंस किस वजह से क्रिएट हुआ, कहाँ पर क्रिएट हुआ इम्बैलेंस, इज इट? सो आई नीड टू फाइंड ए स्पेसिफिक नोड ए whose balancing factor is neither 0, 1 और -1, यानी कि कोई ऐसा नोड ढूंढना पड़ेगा जिसका बैलेंसिंग फैक्टर ना तो 0 हो, ना 1 हो, ना -1 हो। ऐसे दो नोड है मेरे पास, सी और जी, सी और जी, इज इट? तो दोनों पे मेरा इम्बैलेंस है, लेकिन बेसिक इम्बैलेंस कहाँ है जहां से मैं करेक्ट कर सकता हूँ इसको? सो आई विल फाइंड द नियरेस्ट एंसेस्टर, आई विल फाइंड द नियरेस्ट एंसेस्टर टू द इंसर्टेड नोड, यानी कि इंसर्टेड नोड का नियरेस्ट एंसेस्टर कौन सा है? अब देखिए अगर ई से रूट की तरफ आप बढ़े, क्योंकि जब बैलेंसिंग फैक्टर डिस्टर्ब होंगे कहाँ पे होंगे? उसी पाथ पे डिस्टर्ब होंगे जो इंसर्टेड नोड से रूट पर गया है, इज इट? सो अब उसमें मुझे क्या देखना है कि मेरा नियरेस्ट एंसेस्टर कौन सा है? तो डी से ई पे जाऊंगा, यहाँ इम्बैलेंस नहीं है, डी से जी पे जाऊंगा, यहाँ इम्बैलेंस है, तो जी इज द नियरेस्ट एंसेस्टर। उसके बाद सी पे भी पहुंच सकता हूँ, बट सी का डिस्टेंस जो है वो जी के मुकाबले ई से ज्यादा है। सो ई का जो भी इंसर्टेड नोड का नियरेस्ट एंसेस्टर होगा जिसका बैलेंसिंग फैक्टर +2 या -2, उसको बेसिकली मैं ट्रीट करूंगा। सो दिस जी नोड आई विल बी ट्रीटिंग एज द नोड जहां पे मेरा बेसिक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जिसको मुझे करेक्ट करना है। इज इट ओके और नॉट क्लास? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Yes, sir. जब मैं इंसर्ट करता हूं तो मेरा इम्बैलेंस मल्टीपल पॉइंट्स पे हो सकता है, लेकिन उनमें से मुझे कौन सा पॉइंट लेना है जो मेरा इंसर्टेड नोड के नियरेस्ट है। इज इट ओके? ओके, सो नाउ वी मूव टू दी अदर फैक्टर, दैट इज रीबैलेंसिंग। जो रोटेशंस हैं, अब हमें रोटेशन से इसको सही करना है। जो रीबैलेंसिंग रोटेशंस हैं उनको हम या तो एल कहेंगे, या LR कहेंगे, या RR कहेंगे, या RL कहेंगे। ये जो नाम हमने दिए हैं ये पोजीशन के बेस पे दिए हैं, ओके?
किसकी पोजीशन के बेस पे? इंसर्टेड नोड की पोजीशन के बेस पे। लेकिन ये इंसर्टेड नोड की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम? जहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसके रेस्पेक्ट में। यानी कि जो नोड ए हमने यहाँ फाइंड किया था, यानी बेसिक इम्बैलेंस जहां पर है, जहां से मुझे करेक्ट करना है, दिस इज द नोड जी है। ओके, सो इस जी के रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा कि ये ई कहां पर है, इसकी पोजीशन कहां पर है। वो पोजीशन कैसे है कि अगर मेरा ये जी के लेफ्ट, अगर ये जो ई है मेरे जी के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट हुआ, यानी कि जी का लेफ्ट सब ट्री डी। अब डी के भी दो ट्रीज हो सकते हैं, एक इसका लेफ्ट ब्रांच हो सकती है, एक इसकी राइट ब्रांच हो सकती है। अगर ये इसकी लेफ्ट ब्रांच में कहीं पे ऐड हुआ है, तो मैं इस रोटेशन को क्या कहूंगा? एल रोटेशन। इसी तरह से अगर मेरा जी पे इम्बैलेंस है और मेरा जो नया नोड इंसर्ट हुआ है वो जी के राइट सब ट्री में कहीं इंसर्ट हुआ है, ओके, सो मैं इसको क्या कहूंगा? आर रोटेशन। इसी तरह से अगर ये जी के लेफ्ट सब ट्री के राइट सब ट्री में कहीं इंसर्ट हुआ है तो इसको एल आर रोटेशन कहूंगा, और जी के राइट सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री में कहीं इंसर्ट हुआ है तो इसको क्या कहूंगा? आर एल रोटेशन कहूंगा। आई होप इट इज क्लियर। Can you identify which kind of rotation will be required to correct the balance of this tree when I have inserted E? LR rotation. Yes, it is LR rotation, क्योंकि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? जहां पे मेरा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है G, उसका लेफ्ट सब ट्री, उसके लेफ्ट सब ट्री में है। सो पहला L क्लियर हो गया, लेफ्ट सब ट्री में। देखिए ये लेफ्ट सब ट्री में, उसका लेफ्ट सब ट्री के भी लेफ्ट सब ट्री में है या राइट सब ट्री में है, ये मेरे को चेक करना। सो इट इज इन दी राइट सब ट्री, सो दैट्स व्हाई इट इज एन LR रोटेशन। तो इसी तरह से आप रोटेशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये रोटेशंस हम परफॉर्म कैसे करेंगे, कैसे हम LL रोटेशन के थ्रू सही करेंगे, कैसे हम RR रोटेशन के थ्रू सही करेंगे, कैसे LR के थ्रू सही करेंगे, और कैसे RL के थ्रू सही करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस टेक ए पर्टिकुलर सिचुएशन। सपोज मैंने एक बैलेंस्ड AVL सर्च ट्री लिया है। अब देखिए ये मेरा रूट ऑफ द ट्री है A, जिसका बैलेंसिंग फैक्टर A है, जिसका बैलेंसिंग फैक्टर +1 है। अभी हम ये चेक करेंगे कि बैलेंसिंग फैक्टर +1 कैसे आ रहा है। ठीक है, A के राइट सब ट्री की जो हाइट है मैंने H मान ली है। सो दिस AR इज द राइट सब ट्री। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इसके अंदर एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है इसको ब्लैक बॉक्स कर लिया। इसकी इंटरनल डिटेल्स मैंने खत्म कर दी। इसमें यहाँ एक नोड ये होगा, इस सब ट्री का रूट नोड होगा, फिर उसकी लेफ्ट ब्रांच होगी, फिर राइट ब्रांच होगी, फिर लेफ्ट ब्रांच का रूट नोड होगा, उसमें फिर वापस लेफ्ट राइट हो सकती है, इसी तरह से राइट में वापस लेफ्ट राइट हो सकती है, एंड सो ऑन। सो अंदर का स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है। सो बेसिकली आई एम टेकिंग इट एज ए ब्लैक बॉक्स। सो इट इज माई राइट सब ट्री ऑफ ए। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? AR, and I am saying that its height is H. Its height is H. Similarly, A का जो लेफ्ट सब ट्री है, जहां पे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, दिस होल स्ट्रक्चर इज द लेफ्ट सब ट्री ऑफ A, जिसमें लेफ्ट सब ट्री का रूट क्या है? B है, और वापस उसके मैंने जो है लेफ्ट सब ट्री क्या है? BL है, और उसका राइट सब ट्री क्या है? BR। यानी B का लेफ्ट सब ट्री BL, B का राइट सब ट्री BR, और इन दोनों BL और BR का रूट क्या है? B, और B चूंकि A के लेफ्ट में है तो ये दिस होल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग BL, BR एंड B इज द लेफ्ट सब ट्री ऑफ A। इज इट क्लियर? तो अब मैं देखता हूँ B का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है। मैंने BL की हाइट H एज्यूम की है और BR की हाइट भी H एज्यूम की है। सो B का बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया? 0। यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे BL, BR और AR सारे के सारे क्या हैं? AVL ट्रीज, यानी कि इसमें इंटरनली भी जो भी स्ट्रक्चर हो वहां भी सब जगह सारे ही नोड्स पर ये जो कंडीशन है कि लेफ्ट और राइट की हाइट का डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं होगा, सेटिस्फाई होता है, ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है, तो इस तरह का अगर मेरे पास स्ट्रक्चर है तो B का मेरा बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया? 0। H माइनस H, लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट। सिमिलरली A का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट। राइट की हाइट दिखाई दे रही है सीधे H है, लेफ्ट की हाइट क्या होगी? क्लास A के लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या होगी? H+1, क्योंकि BL और BR दोनों की ही हाइट H है और एक लेवल ये B का ऐड हो गया है इसमें, तो यानी कि इसको भी अगर मैं ऐड कर लूंगा तो इस पूरे ट्री की हाइट क्या हो जाएगी? H+1। सो A का लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या होगी? H+1, तो H+1 माइनस H इज +1, तो यहाँ मेरा A का बैलेंसिंग फैक्टर आ गया +1। यहाँ तक क्लियर है? सो ये मेरा बैलेंस्ड AVL सर्च ट्री है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें एक एलिमेंट में X इंसर्ट करता हूँ इनटू BL यानी यहाँ कहीं इंसर्ट करता हूँ। इज इट? अब चूंकि BL का अपना स्ट्रक्चर होगा,
हो सकता है इस x के इंसर्ट करने से bl की हाइट पे कोई फर्क ना पड़े। इज इट? हम देख चुके हैं पहले भी कि हो सकता है फर्क पड़े, हो सकता है फर्क नहीं पड़े। अगर फर्क नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, ये ट्री बैलेंस्ड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अज्यूम करें कि हमने x को जहां भी इंसर्ट किया, जैसे भी इंसर्ट किया है, इससे bl की हाइट एक लेवल बढ़ गई, इससे bl की हाइट एक लेवल बढ़ गई। सो दिस विल बी द रिजल्टिंग सिचुएशन। आप देखिए जो राइट में मैंने बनाया है, सेम जो इधर ब्लू से है वो बिल्कुल लेफ्ट वाला है सब कुछ, और यहाँ मैंने क्या किया, x को एडिशनली ऐड कर दिया, x को एडिशनली ऐड कर दिया। अब bl की हाइट पहले h थी, इस x के ऐड होने के बाद हाइट क्या हो गई, h+1 हो गई। क्लियर है? हाइट क्या हो गई, h+1 हो गई। अब br की हाइट तो h ही है, सो b का बैलेंसिंग फैक्टर क्या चेंज होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? इज इट? b का बैलेंसिंग फैक्टर चेंज होगा, चेंज होकर के क्या हो जाएगा, देखिए h+1 माइनस h, इट विल बिकम +1। ओके, सिमिलरली a का बैलेंसिंग फैक्टर देखते हैं। अब a के लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, आप देखिए a के लेफ्ट सब ट्री की हाइट अगर मैं इस br ब्रांच के थ्रू देखूं, h तो यहाँ पे एक लेवल, यहाँ तो h+1 है इस साइड से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ब्रांच के थ्रू देखूं तो ऑलरेडी इसकी हाइट h+1 है, और एक लेवल b का ऐड होगा तो क्या हो जाएगी, h+2। सो अल्टीमेटली इस पूरे ट्री की हाइट क्या होगी, जो भी लॉन्गेस्ट ब्रांच है उसकी हाइट ट्री की हाइट होगी। सो लॉन्गेस्ट ब्रांच कौन सी है, h+1 +1 इज h+2। यानी कि a के लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या होगी मेरी, h+2 हो गई, और राइट सब ट्री की हाइट में तो कोई चेंज है ही नहीं, h है, तो h+2 माइनस h इज +2। सो यानी कि यहाँ मेरा बैलेंसिंग फैक्टर क्या आ गया, +2। तो मेरा इम्बैलेंस कहाँ क्रिएट हुआ, a पर क्रिएट हुआ, ए पर मेरा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। यानी कि मेरा एवीएल सर्च ट्री क्या हो गया, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ दिस एक्स इट हैज बिकम अनबैलेंस्ड। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. यस सर। ओके, अब हमें करना क्या है कि हमें इस इम्बैलेंस को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से रोटेशन से ये करेक्ट होगा। तो हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया इम्बैलेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ, नियरेस्ट इम्बैलेंस कहाँ है, यहाँ क्रिएट हुआ है ए पर। इज इट? तो यहाँ के अराउंड हम करेंगे। अब ये रोटेशन कौन सा होगा, उसके लिए हम देखेंगे x a के रेस्पेक्ट में कहां पर है, x a के रेस्पेक्ट में कहां पर है, कहां है, a के लेफ्ट सब ट्री में है ना क्लास, a के लेफ्ट सब ट्री में है ना? यस सर। Yes, sir. यस। यस और अगर हम a के लेफ्ट सब ट्री पे जाएं तो उसके लेफ्ट में है या राइट में है, लेफ्ट। उसके भी लेफ्ट में है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं bl का स्ट्रक्चर हूं, सपोज bl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये bl का रूट हो गया, सपोज ये bl का रूट हो गया, इसके लेफ्ट में गया, इसके राइट में गया, सपोज इस तरह से कुछ और स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब अगर मैंने यहाँ ऐड किया, सपोज bl ओरिजिनली ये था मेरा, सपोज bl ओरिजिनली मेरा ये था, अब मैंने यहाँ ऐड किया x को, तब भी bl की हाइट एक बढ़ी। इज इट? अगर मैं यहाँ ऐड ना करता, यहाँ ऐड करता, तब भी bl की हाइट एक बढ़ती। अगर यहाँ ऐड करता तब भी bl की हाइट एक बढ़ती। अगर यहाँ ऐड नहीं करके यहाँ ऐड करता तब भी bl की हाइट एक बढ़ती। आप देखिए अगर मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो फर्दर लेफ्ट में है, यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो राइट में, मगर मुझे आगे नहीं देखना है कि लेफ्ट में है या राइट में, मुझे केवल 2 लेवल तक देखना है कि जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ उसके लेफ्ट में है कि नहीं है, तो उसके लेफ्ट में है, फर्दर उसके लेफ्ट में है या राइट में, बस यहाँ तक देखना है। आगे ये लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है। तो आप देखिए क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता चला यहाँ पे आकर के इसके लेफ्ट में ना ऐड होकर के सपोज यहाँ राइट में इस जगह ऐड हो जाता सपोज, तो आप तो कहते हैं कि नहीं साहब ये तो राइट में हो गया ना, राइट में नहीं है, ये लेफ्ट के लेफ्ट में ही है, क्योंकि लेफ्ट का लेफ्ट सब ट्री मैंने पूरा का पूरा ये बना लिया। तो अब इसमें कहीं भी इंसर्शन हो किसी भी लोकेशन पे, ये क्या है, लेफ्ट के लेफ्ट में है। आई होप इट इज क्लियर। बाकी और एग्जाम्पल आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा जब अप्लाई करेंगे इसको। सो लेफ्ट के लेफ्ट में देखना, सो इट इज इन लेफ्ट लेफ्ट। सो ये क्या होगा, इस पे एल रोटेशन हम परफॉर्म करेंगे। एल रोटेशन को हम राइट रोटेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। इसका छोटा सा एक एल्गोरिथम हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इस छोटे से एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है कि जहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, जहां पे इम्बैलेंस मेरा क्रिएट हुआ उसको तो मैं कह देता हूं P। सो मुझे किसके, P के अबाउट एल रोटेशन को परफॉर्म करना है। अब P के अबाउट कैसे परफॉर्म करना, सबसे पहले मैं एक Q फाइंड करूंगा, Q इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ P। सो P का लेफ्ट क्या है, दिस इज P का लेफ्ट, सो दिस विल बिकम Q। सो Q इज इक्वल टू P का लेफ्ट, ये मैंने परफॉर्म कर दिया। देन आई विल मार्क ए होल्ड, होल्ड इज इक्वल टू राइट ऑफ Q। एक बार Q पता चला तो उसका जो राइट है वो होल्ड है,
तो क्यू ये है, इसका राइट कौन सा है, ये, यानी बी आर का जो भी रूट होगा उसका एड्रेस मैं किस में स्टोर करूंगा, होल्ड में। ये मैंने पॉइंटर्स ले लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट ऑफ क्यू इज इक्वल टू पी, यानी कि क्यू का राइट जहां अभी होल्ड अटैच है, यहां मैं क्या अटैच करूंगा, पी को अटैच करूंगा, यानी कि होल्ड तो यहां से हट जाएगा, क्या आ जाएगा, पी, यानी कि ए इस जगह पे आ जाएगा। जब ए आ जाएगा तो ए का पूरा स्ट्रक्चर, ए के साथ लगा हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर इसके साथ आ जाएगा। इज इट ओके? और उसके बाद अब चूंकि होल्ड तो यहां से चला जाएगा, इसलिए आप देखिए मैंने इसका एड्रेस होल्ड में स्टोर किया है, क्योंकि अदरवाइज मैं जैसे ही इसके राइट पर ए को स्टोर करता, वैसे ही इसका एड्रेस मेरे पास से लॉस्ट हो जाता। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको होल्ड में स्टोर कर लिया। अब इस होल्ड को मैं कहीं अटैच करूंगा। आप देखिए अब ए के लेफ्ट में बी है, लेकिन जब ए बी के राइट में आ गया तो ए का लेफ्ट वापस क्या जाएगा, बी पे जाएगा। ठीक है, सो दैट इज नॉट करेक्ट, वो मेरा ट्री बनेगा ही नहीं। ठीक है, सो यानी कि ए का लेफ्ट मुझे खाली करना है, तो ए के लेफ्ट पे मैं क्या करूंगा, यानी कि लेफ्ट ऑफ पी इज इक्वल टू होल्ड। सो ए के लेफ्ट पे मैं क्या लगा दूंगा, होल्ड लगा दूंगा। सो इससे मेरी सिचुएशन क्या बनेगी, इससे मेरी सिचुएशन बनेगी बी ए आ गया, आप देखिए बी और बी का लेफ्ट सब ट्री बी एल, ये तो एज इट इज है, बी और बी का लेफ्ट सब ट्री बी एल, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी एल, ये एज इट इज है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, बी के राइट पे बी आर लगा हुआ था, बी के राइट पे मैंने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब ए और ए का राइट, ए और ए का राइट, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ए और ए आर, ए और ए आर, देखिए पॉइंटर मूव कर रहा है जहाँ पे ए और ए आर, पूरा एज इट इज आ गया। और ए के लेफ्ट पे, चूंकि ए का लेफ्ट तो बी पे गया हुआ होता, ठीक है, तो वो मेरा ट्री का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता। मैंने क्या किया, बी आर यानी कि होल्ड, होल्ड को मैंने क्या किया, ए के लेफ्ट पे लगा दिया, तो ये मेरा इधर आ गया। तो इस तरह से मेरा ये एक ट्री बन गया। अब ये जो ट्री बन गया, इसमें हम दो चीजें चेक करेंगे, वेदर इट इज ए बीएसटी और नॉट, और दूसरे ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो चेक करते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए बी के लेफ्ट पी, बी एल की हाइट क्या थी आफ्टर इंजर्शन ऑफ दिस एक्स, इट वाज एच प्लस वन, इट वाज एच प्लस वन। तो आप देखिए एच प्लस वन हाइट ये है इंक्लूडिंग एक्स बी एल की। ठीक है, इसके बाद बी आर की हाइट एच थी, यहाँ कोई चेंज नहीं हो तो एच ही रहेगी। तो देखिए बी आर की हाइट एच थी, एच ही रही। ए आर की हाइट एच थी, यहाँ भी देखिए आप एच ही रही। सो सबसे पहले ए का बैलेंसिंग फैक्टर, चूंकि अब इसके लेफ्ट में क्या आ गया, बी आर, इसकी हाइट क्या है, एच, और राइट में क्या है, इस ये भी हाइट क्या है, एच, तो एच माइनस एच इज जीरो। सो ए का बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया, जीरो। इसी तरह से बी का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, इसके लेफ्ट की हाइट तो दिखाई दे रही है एच प्लस वन सीधे, राइट की हाइट क्या है, देखिए यहाँ दोनों ही तरफ से एच है और एक लेवल ये बढ़ गया, तो राइट की हाइट भी क्या हो गई, एच प्लस वन। तो इधर भी एच प्लस वन, इधर भी एच प्लस वन, तो बी का बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया, जीरो। और देखिए बी एल, बी आर और ए आर ऑटोमेटिकली बैलेंस थे, हमें मालूम है, यानी कहीं भी कोई बैलेंसिंग फैक्टर किसी भी नोड का अब प्लस टू या माइनस टू नहीं रहा। देखिए पहले ए का प्लस टू था, अब सबके जो है प्लस टू या माइनस टू नहीं रहा है, या तो जीरो है या वन है या माइनस वन है। इज इट? सो यानी कि मेरा ट्री बैलेंस हो गया। तो पहली चीज, इट इज एन बैलेंस्ड ट्री। अब ये सर्च ट्री है कि नहीं है वो देखते हैं। सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्च ट्री की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर उसका आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें तो वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स देगा। तो अगर आप इस ट्री का, जो भी रोटेशन से पहले का ट्री है, इस और इंजर्शन के बाद का ट्री है, अगर इसको आप विजिट करें, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें इसका, तो सबसे पहले कौन से एलिमेंट प्रिंट होंगे, सबसे पहले बीएल के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। इज इट? सबसे पहले बीएल के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। उसके बाद क्या होगा, बी के, क्योंकि आप ए पे आएंगे, बी पे आएंगे, पहली बार टच कर रहे हैं, फिर बीएल पे आएंगे, तो बीएल में जैसे भी होगा, बट सबसे पहले बी से पहले बीएल के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। सबसे पहले बीएल के एलिमेंट्स प्रिंट हुए, फिर बी प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर बी आर के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। और जब बी आर के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, यानी कि ए का लेफ्ट सब ट्री पूरा प्रिंट हो चुका, तो फिर क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, यानी कि बी एल के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, फिर बी प्रिंट होगा, फिर बी आर के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, उसके बाद ए प्रिंट होगा, और ए के बाद आप ए आर के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। ये सीक्वेंस आपका बनेगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में। तो ये आपका बीएसटी था। अब आप देखिए सेम ट्रेवर्सल ऑर्डर आपको यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यहाँ से आप शुरू करेंगे, बी पे पहली बार आए छोड़ देंगे, सबसे पहले इस पे बीएल पे आएंगे, तो बीएल के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो सबसे पहले आपने बीएल के एलिमेंट्स प्रिंट किए। जब बीएल के सारे एलिमेंट्स आपने प्रिंट कर लिए, देन यू विल अगेन टच बी। तो आप क्या प्रिंट करेंगे, बी को प्रिंट करेंगे। तो आपने बी को दोबारा बी को प्रिंट कर लिया। फिर आप जाएंगे बी के राइट सब ट्री पे जहाँ पे ए है। अब ए को आप पहली बार टच कर रहे हैं, इसको भी प्रिंट नहीं करेंगे, कहाँ आएंगे, इसके लेफ्ट में आएंगे।
इसके लेफ्ट में जो कुछ भी है सबसे पहले उसको प्रिंट करेंगे। जैसे लेफ्ट में कौन से एलिमेंट्स है, बी आर के एलिमेंट्स हैं, यानी कि बी आर के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। जब बी आर के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे और आप अगेन ए पर आएंगे, देन यू विल प्रिंट ए, ओके। एंड उसके बाद आप क्या जाएंगे, ए आर पे जाएंगे और ए आर के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो ए आर के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे एंड देन यू विल कम बैक एंड आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ट्रेवर्सल का जो सीक्वेंस आपको इस ट्री से मिल रहा है, वही ट्रेवर्सल का सीक्वेंस आपको इस रिजल्टेंट ट्री से भी मिल रहा है। बस अंतर क्या है, ये अनबैलेंस्ड है और ये क्या है, बैलेंस्ड है। इज इट ओके? तो यानी कि मेरे दोनों पर्पस सर्व हो गए, मेरा बीएसटी भी रहा और बैलेंस भी हो गया। सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज ए बैलेंस्ड एवीएल सर्च ट्री। और आप देखिए इसमें बेसिकली मैंने किया क्या है, इसमें बेसिकली मैंने, आप देखिए चूंकि लेफ्ट की तरफ मेरे एलिमेंट्स ज्यादा थे, आप देखिए राइट की तरफ हाइट ऊपर है, राइट की तरफ एलिमेंट कम है, लेफ्ट की तरफ एलिमेंट ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट से कुछ एलिमेंट कम किए और राइट की तरफ कुछ एलिमेंट बढ़ा दिए। मैंने एक तरह से क्या किया, यहाँ इस तरह का एक रोटेशन परफॉर्म किया। आप ध्यान से देखिए, रोटेशन परफॉर्म किया, यानी कि बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया इसके साइड में, और बाकी जो है जो भी टीज थे इनको आपस में बैलेंस कर दिया। तो आप देखिए बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, इज इट? और आप देखिए बी एल यहाँ था, यहीं रहा, बी के साथ ही बी आर यहाँ था, यहीं रहा, बस केवल यहाँ अटैच, बी पे अटैच होने के बजाय इधर ए पे, जब ए नीचे आ गया तो ए पे अटैच हो गए, ए नीचे आया तो ए पे अटैच हो गए, और बाकी ए और ए आर बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ बना रहा, इज इट? तो इस तरह से आप देखिए, एक तरह से ये मेरा क्या है, रोटेशन। और ये किस डायरेक्शन में रोटेशन है, इट इज ए क्लॉकवाइज रोटेशन या राइट डायरेक्शन में रोटेशन। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज राइट रोटेशन आल्सो। सो एलएल रोटेशन क्या है, इट इज बेसिकली ए राइट डायरेक्शन रोटेशन। जैसे कार ड्राइव करते हैं ना, तो कार ड्राइव में राइट की तरफ आप अपने स्टीयरिंग को घुमाते हैं, इसी तरह से राइट की तरफ आप इसको घुमा रहे हैं। सो बी इज गोइंग अप एंड ए इज कमिंग डाउन, बी इज गोइंग अप, ए इज कमिंग डाउन। सो इट इज कॉल्ड एलएल रोटेशन और राइट रोटेशन। एलएल हम क्यों कह रहे हैं इसको, इस बेसिस पे कि इंसर्टेड नोड इम्बैलेंस जहां क्रिएट हुआ उसके रेस्पेक्ट में कहां है, लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट सब ट्री में, इसलिए एलएल रोटेशन। लेकिन एक्चुअली ये करेक्ट किससे हो रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव करा करके करेक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो कॉल इट एज राइट रोटेशन। और ये नेचुरल भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, लेफ्ट की तरफ वजन ज्यादा है, राइट की तरफ वजन कम है। आप इसे तराजू के पल्लड़े की तरह देख लें, तो इस तरफ ये झुका हुआ है, इस तरफ वजन ज्यादा है, इस तरफ वजन कम है, तो यानी यहाँ से कुछ कम करना है और इधर की तरफ कुछ बढ़ाना है। तो इसलिए इसको ऊपर ले गए और ए को नीचे ले गए, तो इधर की तरफ लेवल बढ़ जाएंगे, इधर की तरफ लेवल कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये ट्री बैलेंस हो जाएगा। आई होप इट इज अंडरस्टूड क्लास। Yes, sir. ओके, सो इसका एग्जाम्पल और कैसे इसको अप्लाई करेंगे और बाकी जो रोटेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। आई होप थ्योरेटिकली इट विल बी क्लियर टू यू हाउ वी आर बैलेंसिंग दी सर्च ट्री। रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशन से मतलब समझ में आ गया होगा, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ से कुछ हटा करके दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से ले जा रहे हैं कि जो सर्च ट्री है उसकी प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब ना हो। इज इट ओके? तो एल्गोरिथम आपको यहाँ दिया हुआ है, बट आप एल्गोरिथम ना भी याद रहे तो आप इसको समझ सकते हैं कि बी विल गो अप। आपको के लिए आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे इम्बेलेंस है, और एक बार एल आपने फाइंड कर लिया तो इसका मतलब राइट रोटेशन आ करके आपको करेक्ट करना है, यानी कि ए नीचे आएगा, बी ऊपर आएगा, और जब ए नीचे इसके लेफ्ट में आएगा तो इसका लेफ्ट हट करके कहाँ, सॉरी ए इसके बी के राइट पर आएगा, और जब बी का राइट पे ए आ जाएगा तो बी का राइट हट करके कहाँ जाएगा, ए के लेफ्ट पे जाएगा। सिंपल ये दो चेंज आपने करना है। Is it okay? So now at this point I am closing. So I am taking the attendance. After that you can leave the class. Okay. So I have taken the attendance. Now you can leave the class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.